घर में दो बहुएं थी, रचना और प्रिया। दोनों ही अपने अपने तरीके से समझदार और मॉडर्न थी, लेकिन उनके लिए अब घर गृहस्थी से ज्यादा जरूरी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बाहर घूमना हो गया था। पहले पहले जब आई थी तो सास कमला देवी से बातें करती थी, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती थी, लेकिन अब सब बदल गया था। दोनों अपनी अपनी दुनिया में मग्न रहती, रात को देर तक मोबाइल पर लगी रहती, कभी रील बनाती, कभी वीडियो देखती, और सुबह का अलार्म तो हमेशा फेल हो जाता। एक दिन सुबह घड़ी में 9 बजने को थे और रसोई ठंडी पड़ी थी। बेटा नाश्ता बना लोगे? टाइम निकल जाएगा तो सीधे खाने का ही टाइम हो जाएगा। प्रिया तुम बना लो आज, कल तो मैंने बनाया था। और कल से पहले 2 दिन तो मैंने बनाया था ना। वैसे भी सुबह इतनी जल्दी उठकर क्या मिलेगा, 9 साढ़े 9 भी तो सुबह ही होता है। लेकिन बहू आदत अच्छी नहीं है देर से उठने की, घर में सबको टाइम पर खाना नाश्ता मिलना चाहिए ना। माँ जी अभी सिर्फ सुबह के 9 बजे हैं, थोड़ी देर और रुक जाइए ना, हम लोग फटाफट से नाश्ता बना लेंगे। आप तो रोज सुबह हम दोनों के पीछे पड़ जाती हैं। वही तो, माँ जी को ना छोटी छोटी बातों पर कचकच करने की आदत पड़ गई है। वैसे भी माँ जी आपके बच्चों को ऑफिस 11:30 बजे निकलना होता है, कौन सा दूर है आपके बच्चों का ऑफिस? और आप एक ऐसे करती है जैसे सुबह सुबह की 6 बजे उन्हें कहीं की ट्रेन पकड़नी है। बहू तुम लोग कभी भी सीधे मुंह जवाब क्यों नहीं देती हो, हमेशा कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा बोलती रहती हो। अरे सासू माँ आप भी तो एक ही चीज के पीछे बार बार पड़ जाती हो, तो कौन परेशान नहीं होगा? हम क्या महान से महान बहुरानी भी परेशान हो जाएगी आपके व्यवहार से। पहले तो कमला देवी थोड़ा बहुत समझाती थी, लेकिन अब तो चुप रहना ही बेहतर समझती थी, इसलिए वो अपनी बहुओं को ज्यादा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर पुराना प्रोग्राम देखने लगती है। तभी अमित और रोहित बाहर आ गए। अरे नाश्ता नहीं बना क्या? हाँ बन गया है, और आपकी माँ जी को समझाओ, सुबह सुबह इतना टेंशन लेती है और हम दोनों का ना दिमाग खराब कर देती है। अरे लेकिन आज तुम लोगों ने फिर से पास्ता बनाया, 2 दिन पहले भी तुम लोगों ने नाश्ते में हमें पास्ता ही दिया था। तो क्या हो गया, कौन सा मैदा वाला पास्ता है? सूजी वाला पास्ता है, ये महंगा वाला पास्ता है, कोई नुकसान नहीं करेगा आप दोनों के पेट को। हाँ मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ता ब्रांडेड है या कैसा है, मुझे तो घर का खाना खाना था। अरे हो गया रोहित, अब तू भी क्यों माँ की तरह कचकच कर रहा है। चल अब जल्दी से टिफिन बैग में डाल और चल, नहीं तो बॉस हम दोनों का जीना मुश्किल कर देगा। इसके बाद दोनों ऑफिस निकल जाते हैं। दिन ऐसे ही गुजरते हैं और तभी एक शाम को मोहल्ले में कीर्तन था। कमला देवी को वहां जाना था। उन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी अलमीरा से निकाली और बस उसे प्रेस करना बाकी था। रचना बेटा जरा ये साड़ी तो प्रेस कर दो। अभी टाइम नहीं है माँ जी, जैसी है वैसी पहन लीजिए, प्रेस करने में क्या रखा है। अरे बेटा कीर्तन में तो अच्छे से जाना चाहिए ना, तो मुझे भी तो तैयार होना है ना, प्रिया के साथ बाहर जा रही हूँ मैं। तब भी प्रिया तैयार होकर बाहर आई और दोनों देवरानी जेठानी निकल गई। वहीं कमला देवी साड़ी हाथ में पकड़े उनकी तरफ देखती रही, फिर चुपचाप प्रेस करने लगी। जब कमला देवी कीर्तन से लौटी तो घर का नजारा वही था, सोफे पर रचना और प्रिया मोबाइल स्क्रीन पर हंसते खिलखिलाते हुए। ये देखो प्रिया कितना फनी वीडियो है। अरे वाह, इसे मैं भी पोस्ट करूंगी। तुम दोनों ने खाना खा लिया? हाँ माँ जी हमने बाहर ही खा लिया था। फ्रिज में सब्जी रखी, आप खा लेना, वैसे भी अभी थक गई होंगे ना आप। पहले के दिनों में बहुएं इंतजार करती कि माँ जी साथ में बैठकर खाएं, पर अब ऐसा कुछ नहीं था। कमला देवी अपने कमरे में चली गई, खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रही। वो सोच रही थी कि बहुएं बुरी नहीं है, बस अब उनका ध्यान कहीं और ज्यादा है। तो इसके अगले दिन बहुएं फिर सुबह देर से उठी। इस बार कमला देवी ने कुछ नहीं कहा, खुद ही चाय बनाई और अपने काम में लग गई। अगले दिन रसोई में बर्तन धुले पड़े थे। प्रिया आज बर्तन तू धो ले। क्यों, कल किया था ना मैंने। अरे कल मैंने किया था, तू भूल रही है। दोनों में बहस होती है लेकिन कोई काम नहीं करता। दोनों की फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नए नए पोस्ट रोज आते थे, महंगे कैफे, मॉल में शॉपिंग और बाहर खाने की तस्वीरें अक्सर इन दोनों बहुओं की प्रोफाइल में दिख जाया करती थी। वहीं इस वक्त कमला देवी अपने बेटे के दिए हुए नए स्मार्टफोन में उन दोनों की ही पोस्ट देख रही थी कि तभी दोनों की तुत्तू मैं सुनकर वो जल्दी से बाहर आती है। अरे तुम दोनों को पोस्ट करने का तो टाइम मिल जाता है, मोबाइल चलाने का भी टाइम है, लेकिन काम करते वक्त एक दूसरे के ऊपर डाल देती हो। माँ जी आपको हमारी प्रोफाइल से कितनी प्रॉब्लम है, साफ दिख रहा है। सच में? अरे हम भी इंसान है, कोई रोबोट नहीं है कि रोज रोज एक ही काम करते रहे। हम भी तो बोर होते हैं और हमारी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, शौक है, क्या हमें उन्हें पूरा करने का कोई अधिकार नहीं है माँ जी? तुम दोनों को तो कुछ भी कहो तो दोनों मेरे ऊपर चढ़ जाती हो। पता नहीं तुम दोनों इतना कैसे बदल गई।
खैर छोड़ो, मैं भी कहाँ दीवार में सर मार रही हूँ। कमला अपने कमरे में वापस चली जाती है। घर में कपड़े गंदे होते जा रहे थे, धुलने की मशीन खाली पड़ी थी, प्रेस करने की तो बात ही छोड़ो, दोनों पति भी बिना प्रेस किए कपड़े पहनकर ऑफिस जाने लगे थे। अमित बेटा, कमीज तो प्रेस करवा लेता, देख कितना बेकार लग रहा है। अब तेरी माँ तो बूढ़ी हो चुकी है, थोड़ा सा भी झुकती है तो कमर में दर्द होने लगता है, वरना बेटा मैं ही कर देती। अरे कोई बात नहीं माँ, आप ना बेवजह इतना सोचती हो और अपने दिमाग में इतना जोर डालती रहती हो। कितनी बार कहा है माँ, जरा चिल रहा करो। ये क्या होता है बेटा? इसका मतलब माँ कि आप जरा थोड़ा बेफिक्र रहा करो और छोटी छोटी बातों पर इतना सोचा मत करो। अच्छा माँ, आज हम लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, तो हम लोग चलते हैं, बाय। देखो आज मेरा जन्मदिन है और ये बात ये लोग बड़े आराम से भूल गए। देख कमला, तेरे घर में इतने सारे लोग हैं, फिर भी तू अकेली है। बेटों के जवाब साफ थे, उन्हें बहुओं से झगड़ने का समय नहीं था। वो दोनों तो बस ऑफिस का काम और मीटिंग्स में ही उलझे रहते थे। तो इस वजह से धीरे धीरे आलस घर में फैलने लगा और सुबह का नाश्ता भी बंद हो गया। तभी अगली सुबह, बेटा अमित और रोहित का नाश्ता तो बना लो। माँ जी, अब सब बाहर से मंगवा लेते हम लोग। हाँ सासू माँ, ऑफिस में टिफिन सिस्टम है, वही खा लेंगे। इसी शाम को, प्रिया ये देखो, इस शॉपिंग मॉल में सेल लगी है, चलते हैं आज। वाह अच्छा है, मुझे ना नई सैंडल भी लेनी है। थोड़ी देर बाद कमला देवी भी बाजार से आती है। बहुत सुनो तो, मैं अभी भी ना बाजार से ये साड़ी लेकर आई हूँ, कैसी लग रही है? अरे माँ जी, आपकी सारी साड़ियाँ एक जैसी होती है। अच्छा है माँ जी। अच्छा हम दोनों शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, ठीक है, हम आकर आपसे बात करते हैं। अरे प्रिया तैयार हो गई कि नहीं? हाँ आ गई, चलिए जेठानी जी। दोनों तैयार होकर हंसते बतियाते निकल गए। घर फिर से सूना हो गया। इसके आधे घंटे बाद वहां मोहल्ले की रमा दीदी कमला से मिलने आई। अरे कमला, तुम्हारी तो मौज होगी, दो बहुएं हैं, सारा काम बांट लेती होगी। हाँ बांट लेती है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर। क्या मतलब? मतलब काम होता ही नहीं है। क्या? और हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। हाँ रमा, सच में घर में अब कोई समय पर खाना नहीं खाता, कपड़े प्रेस नहीं होते, नाश्ता नहीं बनता। लेकिन अगर एक चीज इस घर में नहीं रुकी थी तो वो थी इन दोनों बहुओं की मस्ती। खैर, रात के समय कमला देवी ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। चैनल बदलते बदलते उनकी नजर एक नए विज्ञापन पर जा रुकी। मोना एआई, आपका परफेक्ट होम असिस्टेंट, खाना बनाए, कपड़े धोए और आपके हर आदेश का पालन करे। अरे ये तो गजब की मशीन है। पीछे से अमित और रोहित कमरे में आते हैं। सुना अमित, रोहित, ये देखो कैसा है ये, मुझे कैसा रोबोट दिला दो ना जो मेरा सब कुछ माने। पानी लाने को कहूं तो पानी लाए, खाना बनाने को कहूं तो वो बना दे। माँ, घर में रचना और प्रिया है, इतना खर्चा क्यों करना? हाँ बहुएं तो है, पर काम के वक्त एक दूसरे पर डाल देती है। मोबाइल के लिए टाइम है, लेकिन कपड़े प्रेस करने या बर्तन धोने का वक्त नहीं है। अरे वो दोनों तो मुझसे सही से बात भी नहीं करती है। देखो तुम लोग हमेशा अपनी चलाते हो, लेकिन इस बार तुम लोग मुझे अपने मन की चलाने दो। मुझे ये रोबोट चाहिए तो चाहिए, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। हाँ, तुम लोगों को दिलवाना है तो दिलवाओ, नहीं दिलवाना है तो बातें मत बनाओ। अरे माँ ठीक है देखते हैं। देखने की कोई जरूरत नहीं है, अब चुपचाप कल मेरे कमरे में ये रोबोट होना चाहिए। फिर क्या, अगले दिन एक बड़ा सा डिब्बा घर में आता है। बॉक्स खुलते ही चांदी जैसा रंग ली एक मशीन सामने खड़ी हो जाती है, जो थी मोना एआई। पूरी तरह मशीन, लेकिन चाल ढाल में हल्की सी इंसान जैसी झलक थी। अच्छा सुन, सबसे पहले पानी ला के दिखा बेटा। जी पानी ला रही हूँ। मोना एआई ने तुरंत ही टेबल पर पानी का ग्लास लाकर रख दिया, जिसे देखकर कमला देवी तो फूले नहीं समा रही थी। वाह, एकदम बढ़िया। थोड़ी देर बाद अमित और रोहित दोनों मिलकर इस मोना एआई रोबोट को अपनी माँ के कमरे में रख देते हैं। अच्छा, यह हार कैसा लग रहा है मुझ पर? बहुत सुंदर, लेकिन गुलाबी साड़ी के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे वाह, फैशन में भी एक्सपर्ट है तू। हाँ। कमला देवी के लिए ये एक्सपीरियंस कुछ नया था, इसलिए उसे तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। मोना एआई अब कपड़े धो देती, रोटियां बना देती, चाय लेकर आ जाती, और तो और रात में अगर कमला देवी उठती तो मोना एआई पानी का ग्लास और तौलिया लेकर खड़ी हो जाती। तो मेरी सखी बन गई है रे, तेरे बिना तो अब मन ही नहीं लगता।
रचना और प्रिया खुश होती है कि माँ जी के जीवन में मोना एआई के आने के बाद अब उन्हें माँ जी की किचकिच सुननी नहीं पड़ती। लेकिन तभी, देख प्रिया, अब ये रोबोट हमारी जगह ले रहा है। अरे हमें तो छुट्टी मिल गई है ना, टेंशन काहे की। लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि ये छुट्टी स्थायी हो रही है। कमला देवी अब बहुओं से कम मोना एआई से ज्यादा बातें करने लगी थी। सुबह मोना एआई के साथ चाय, दोपहर को उसके साथ साड़ी और गहनों पर चर्चा, शाम को उसके साथ टीवी देखना, जैसे उनके जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा बन गया हो। और तभी एक दिन, मम्मी जी आज मेरा बर्थडे है, तो आप केक काटते समय थोड़ी देर के लिए हॉल रूम में आ जाइएगा। हाँ, लेकिन केक काटते ही मैं अंदर चली जाऊंगी, मुझे अपने कमरे में गाना सुनना है। बर्थडे सेलिब्रेशन का टाइम होता है। मम्मी जी फोटो खिंचवा लीजिए। अरे नहीं, रहने दे, मोना एआई मेरा इंतजार कर रही होगी। रचना और प्रिया ने एक दूसरे का चेहरा देखा। मम्मी जी को हमारे बर्थडे से ज्यादा उस मशीन में इंटरेस्ट है। हाँ, सोचा नहीं था कि एक रोबोट के यहाँ पर आ जाने से माँ जी इतना चेंज हो जाएंगी। बाप रे बाप। केक कटते ही कमला देवी अपने कमरे के अंदर चली जाती है। ये गाना सुन, कैसा लग रहा है? बहुत ही मधुर, बेस्ट। अच्छा, चाय बना दे। कुछ ही मिनटों में चाय आ गई। बहुएं दूर से देख रही थी और सोच रही थी अब घर में उनकी असली जगह खतरे में है। तभी अगले हफ्ते, मोना मेरे लिए चाय बना दो। मेरा प्रोग्राम केवल कमला देवी के आदेश पर काम करने के लिए है। क्या? वाह रोहित, तुमने देखा, ये रोबोट माँ जी की बेस्ट फ्रेंड बन गई है। अरे तो अच्छी बात है ना, वैसे भी तुम लोग माँ जी से परेशान होती थी, अब तुम लोग परेशान तो नहीं हो रही हो। तुम लोग बस अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, और क्या। प्रिया और रचना को अपने पतियों की बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी दोनों चुपचाप सुनती रही। तो वहीं बीते कुछ हफ्तों से घर का माहौल बदल गया था। रचना और प्रिया के चेहरों पर बेचैनी रहने लगी थी। देख, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने मम्मी जी के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, पहले तो मजाक लग रहा था, पर अब सच में अजीब लगने लगा है। मम्मी जी को हमने इतना अकेला कर दिया कि वो एक मशीन को दोस्त मानने लगी। वहीं दोनों ने कई बार कोशिश की मम्मी जी के पास जाकर बात करने की। मम्मी जी चाय पी लीजिए, मैंने बनाई है। नहीं बेटा, मोना एआई ने बना दी है, तुम दोनों जाओ अपना काम करो। अरे तुम दोनों जाओ, घूमो फिरो, कैफे जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, यही तो उम्र है तुम लोगों की एंजॉय करने की। जाओ बच्चा, मैं तो अपनी मोना एआई के साथ बहुत खुश हूँ। मम्मी जी चलिए ना, थोड़ा बाहर टहल कर आते हैं। कितने दिनों से आप घर के अंदर ही बैठी हैं। बाहर की हवा भी बदल जाती है, मन भी फ्रेश हो जाता है। कम से कम अपने घुटनों का तो ख्याल रखिए। रोज थोड़ी सी वॉक करेंगी ना तो दर्द भी कम होगा। मैं आपके साथ हूँ, धीरे धीरे चलेंगी, कहीं जल्दी नहीं है। नहीं, अभी मन नहीं है, मैं और मोना टीवी देख रहा है। कमला देवी तो अब मोना एआई के साथ बहुत खुश थी, इसलिए अब वो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। दिन गुजरते गए और इसी बीच एक खबर आई। कमला देवी का फोन बजता है। बेटा, कैसी है? माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ बेटा? सासू माँ रोज रोज मेरे पति के कान भरती है, कहती है मेरा किसी और के साथ अफेयर है। क्या? ये कैसी बात कर रही है वो औरत? हाँ माँ, और मेरा पति भी मुझ पर शक करने लगा है। छोटी छोटी बात पर झगड़ता है, कहीं आने जाने भी नहीं देता मुझे, और ये सब मेरी सासू माँ की वजह से हो रहा है। अरे तो परेशान ना हो बेटा, मैं हूं ना। आप है माँ, पर दूर है, या मैं अकेली पड़ गई हूँ। कमला देवी का दिल भारी हो गया। उन्होंने फोन रखा, लेकिन मन में हलचल बनी रही। मोना, मुझे एक सलाह दे बेटा। कृपया सवाल स्पष्ट करें। मेरी बेटी बहुत परेशान है, उसकी सास उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है, मैं क्या करूं? आप उसे मेरे हाथ का बना हुआ समोसा और चाय खिला दीजिए, वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं मोना, ये तो कैसी बातें कर रही है, जरा सही से मेरी परेशानी को समझ और उसका जवाब दे। कमला देवी मोना एआई से कई बार वो ही प्रश्न पूछ रही थी, लेकिन उसे कोई सही जवाब मोना एआई से मिलता नहीं। तब मोना एआई लास्ट में कहती है, सॉरी, मैं घरेलू कामों के लिए प्रोग्राम्ड हूँ, पारिवारिक विवाद में सलाह नहीं दे सकती। जवाब सुनकर कमला देवी ने गहरी सांस ली। रोबोट उनके दुख को महसूस ही नहीं कर पा रही थी। उफ, तुझसे बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तब वो अकेली बालकनी में बैठ गई, सोचती रही। पहले तो पड़ोस की औरतें आ जाती थी, बातें हो जाती थी, अब वो भी गांव चली गई है। इसके कुछ दिन बाद, मम्मी जी
आज हम सब साथ में डिनर करेंगे, ठीक है? नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। जेठानी जी, कुछ तो गड़बड़ है। माँ जी कुछ उखड़ी उखड़ी दिखाई दे रही हैं। हाँ, लेकिन मम्मी जी बताई कहाँ रही है? मम्मी जी तो मोना एआई को बताएंगी सारी बातें। लेकिन हमें पूछना तो पड़ेगा ना, है तो हमारी ही सासू माँ। अब उनको ऐसी ही परेशानी में कैसे छोड़ सकते हैं? इसके बाद दोनों बहुएं बार बार कमला देवी से उसकी परेशानी के बारे में पूछती रहती हैं। अरे बच्चों, वो रेशमा है ना, उसके ससुराल में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बस इसीलिए थोड़ी परेशान हूँ। तुम लोग फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और किसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते भला। इतना कहकर कमला देवी अपने कमरे में वापस चली जाती है। और तभी रात के समय कमला का पैर बाथरूम में फिसल जाता है। कमला के पास मोना एआई आती है। कमला को लगता है मोना उसे बचाने आई है। मोना। कमला की आंखें रोबोट की तरफ थी। उन्हें उम्मीद थी कि वो पूछेगी क्या हुआ, चोट लगी? लेकिन मोना तो बस खड़ी थी। वो प्रोग्राम के बाहर की स्थिति को समझ नहीं पाई। मम्मी जी, क्या हुआ आपको? अरे माँ जी का शायद पैर फिसल गया है, जल्दी उठाओ इन्हें। दोनों ने मिलकर कमला देवी को उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। प्रिया, डॉक्टर को कॉल लगा फटाफट। हाँ, लगा रही हूँ। डॉक्टर आया, चेकअप किया, दवाई दी। बहुएं पास पास बैठकर उनकी सेवा करने लगी। बेटा, तुम दोनों। माँ जी चुप रहिए, आराम कीजिए। अब हम आपके पास से हटेंगे नहीं। अगले कुछ दिनों बहुओं ने पूरा ध्यान रखा। खाना खिलाना, दवाई देना, कमरे की सफाई सब खुद किया। मोना एआई का यहाँ ज्यादा कुछ काम नहीं था। तभी एक सुबह, बेटा पानी पिलाओ। लीजिए मम्मी जी। मोना से भी तो कह सकती थी, लेकिन मोना मशीन है, तुम्हारी तरह प्यार से पानी नहीं दे सकती। बहुओं ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। रोबोट रोबोट होता है, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, वो इंसान की जगह नहीं ले सकता। कमरे में हल्की सी मुस्कान फैल गई। मोना एआई अब भी खड़ी थी। खन्ना परिवार में रामकली अपने बेटी चमन और बेटी काजल के साथ रहा करती थी। वो लोग अपर मिडिल क्लास लोग थे। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। काम करने के लिए नौकर चाकर सब कुछ था। और आजकल उनके घर में चमन की शादी की तैयारियां चल रही थी। माँ जल्दी चलो, हमें बाजार जाना है। ये काजल कहाँ है? कहीं भी जाना हो तो ये लड़की हमेशा लेट करती है। अरे जल्दी बुलाओ इसको। देख रही हो मम्मी, भाभी के लिए शॉपिंग करने जाना है तो कितने उतावले हो रहे हैं भैया। और हम लोग मार्केट चलने को कह देते हैं तो इनका मुंह बन जाता है। भाभी के आने से पहले ही देख लो कैसे बदल गए। आ जाने के बाद तो उनके आगे पीछे ही घूमेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, शॉपिंग करना मजबूरी है इसलिए कर रहा हूँ, वरना मैं भला ये सिर दर्द क्यों पालूंगा। ये सब काम तो घर की औरतें ही करे, वही सही रहता है। हाँ हाँ, बस रहने दो भैया, हम लोग सब जानते हैं। आए बड़ा हमें समझाने वाले। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे हम आपको जानते ही नहीं है। मम्मी आजकल इसकी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है, इसको समझा लो वरना मैं इसे मार्केट लेकर नहीं जाऊंगा। अरे क्या तुम लोग बच्चों की तरह झगड़ रहे हो? बंद करो ये सब और चलो। इतना काम पड़ा हुआ है और तुम लोगों का बचपना खत्म नहीं हो रहा। वो लोग शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और फिर चमन की शादी रीना से हो जाती है। रीना को अपनी बहू और भाभी के रूप में पाकर रामकली और काजल भी बहुत खुश होती हैं। पर रीना की एक बुरी आदत थी। वो मायके बहुत जाया करती थी और उन दोनों को उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। माँ जी मैं ज़रा जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। जरा नहीं, पूरी चली जा। पर जा कहाँ रही है ये तो बता। अपनी घर जा रही हूँ। अरे पर तू परसों ही तो गई थी, कोई काम है क्या? सब ठीक है ना तुम्हारे मायके में? जी वो मम्मी से कुछ बात करनी है। भाभी आप कुछ ज़्यादा ही नहीं चाहती अपनी मायके? मायके इतना जाना भी ठीक नहीं होता है। ज़्यादा मतलब क्या? जब ज़रूरत पड़ती है तो जाती हूँ, ऐसे थोड़ी ना बिना काम के मायके जाती हूँ मैं। कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुजरिम थाने में हाजिरी देने जाता हो। जो कहना है सीधे सीधे कहो ना, ताने क्यों मार रही हो? वैसे भी मेरा मायका है और मुझे वहाँ जाने से कोई रोक नहीं सकता। सीधे सीधे ही तो कह रही हूँ, ताना कहाँ मारा मैंने। मेरा तो बस इतना कहना है कि अब आपकी शादी हो गई है, ये आपका घर है, तो आपको यहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने मायके में। शादी के बाद मायके का मुंह कम कर दो। अब यही आपका घर है तो इसके लिए ज़्यादा सोचा करो, ना कि मायके के लिए। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी कि मायके जाना चाहिए या नहीं।
अभी तो तुम सिर्फ बातें बना सकती हो, बाकी वक्त ही बताएगा मायके का मोह कैसे खत्म होता है। बहू, ये कौन सा तरीका है बात करने का अपनी ननद से? वो सही तो कह रही है कि तुम्हें ससुराल में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपनी माँ के ही पल्लू से बंधी रहोगी तो अपने पति का क्या ख्याल रखोगी? इसमें मेरी बेटी ने क्या गलत बोला भला? मैं उनका ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूंगी, पर अब आप कह रही हो तो कोशिश करूंगी कि ज्यादा ना जाऊं। पर अभी तो मुझे जाना है, इसलिए अभी के लिए मुझे माफ करिए। देख रही हो माँ, अभी से भाभी तुम्हारी बात को काटने लगी है। थोड़ा ध्यान दिया करो भाभी पे। तो सही कह रही है बेटा, आगे से मैं भी ध्यान रखूंगी कि ये बिना बात मायके ना जाया करे। रीना अपने मायके के लिए निकल जाती है। कुछ समय ऐसे ही गुजरता है और कुछ वक्त के बाद वो दिन भी आ जाता है जब काजल शादी करके अपने मायके से विदा ले रही थी। मैंने अपनी बच्ची को बहुत नाजों से पाला है, उसका ख्याल रखिएगा। अब चिंता न करिए मम्मी जी, मैं काजल को कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। वो ससुराल में इतनी खुश होगी कि वो मायके को भूल जाएगी। काजल की शादी विनोद नाम के एक लड़के से होती है। विनोद एक छोटी सी कॉर्पोरेट नौकरी करता था, इसलिए वो लोग इतने अमीर नहीं थे जितने कि काजल के घर वाले थे। उसके मायके और ससुराल के बीच का यही आर्थिक अंतर आगे चलकर उन सब के लिए एक परेशानी बन गया। बहू, अरे ओ बहू, कब तक सोती रहेगी? उठ जा, यहाँ सूरज सर पे आ गया है और एक ये लड़की है अभी तक उठी ही नहीं। ससुराल में ऐसे काम नहीं चलता। जी जी माँ जी, उठ गई। इतनी जल्दी क्यों उठा रही है? क्या हो गया? इतनी जल्दी उठकर कौन सा तीर मारना है, बताओ जरा। बिना बात की नींद खराब कर दी। जल्दी, 10 बजने को आ गया है, दोपहर होने वाली है और तुम्हें ये जल्दी लग रहा है। हाँ तो अपने घर में तो मैं 11 बजे उठती थी, तो मेरे लिए तो ये जल्दी ही है ना। आखिर जल्दी उठकर करना भी क्या है? ये तेरा मायका नहीं है, यहाँ हम लोग सुबह 6-7 बजे उठ जाते हैं और आगे से तुम भी टाइम पे उठना। ये तुम्हारा मायका नहीं है, याद रखना। अच्छा ठीक है, उठ रही हूँ। पर नौकर से बोली पहले मुझे एक बैठी दे दे, बैठी के बाद ही मेरी आँख खुलेगी। जल्दी भेजना वरना मुझे फिर से नींद आ जाएगी। महारानी, ये आपका राजमहल नहीं है जो यहाँ नौकर हो, यहाँ काम खुद करना पड़ता है। उठो, नाश्ता बना। बेचारा विनोद को तो मैंने बनाकर दे दिया था, वरना वो भूखा ही ऑफिस चला जाता। अब जल्दी उठ और कुछ खाने को बना। अरे तो इसमें बेचारे वाली क्या बात है? आज तक आप ही बना रही थी ना उनके लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी जो आप ऐसे बोल रही हो? तेरे आने का क्या फायदा है फिर? शादी इंसान किस लिए करता है भला? अच्छा बस करिए माँ जी, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खाइए, वरना मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। मुझे जो करना है मैं खुद कर लूँगी, आप जाओ यहाँ से। काजल बड़ी मुश्किल से उठती है और नाश्ता बनाकर सर्व करती है, पर वो नाश्ता जला हुआ था। उसके घर में तो नौकर चाकर थे, इसलिए उसे कोई भी काम ढंग से आता ही नहीं था। हे राम, कैसी बहू है ये, नाश्ता बनाया तो वो भी खाने लायक नहीं। काश मैंने शादी से पहले तेरा घराना नहीं तुझे ढंग से देख लिया होता, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। छोड़ी माँ जी, आप भी क्या बातें लेकर बैठती, जो बनाया है वो खा लीजिए। अरे बस बातें बनानी आती है तुझे, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। अब तो इस घर की बहू है और तुझे सीखना पड़ेगा। अभी तक जैसा भी आता था वो तेरे मायके में रह गया, अब तो इस घर की बहू है और तुझे सब आना चाहिए। सरला काजल को काम सिखाना शुरू करती है, लेकिन काजल का आलस इसके आड़े आ जाता है। वो हर समय काम से बचने की फिराक में ही रहा करती थी। बहू जल्दी किचन में आ जा, रोटी बनानी है। जल्दी आ, खाना बनाने में देर हो रही है। अरे बहू कहाँ रह गई? उफ, वो फिर काम आ गया। एक काम करती हूँ, मम्मी को मिस कॉल मार देती हूँ, उनकी कॉल बैक आएगी तो काम से बच जाऊंगी। अरे बहू कहाँ है तू? इस लड़की के कान पे जू तक नहीं रेंगती, जितना मर्जी आवाज लगा लो। हाँ बस आ गई माँ जी। हाँ माँ जी बोलिए, आज क्या काम करना है? काजल अपनी मम्मी को मिस कॉल मारकर किचन में चली जाती है। अभी 2 रोटी भी नहीं बन पाई थी कि उसकी कॉल बैक आ जाती है। अरे मेरे फ़ोन पर ना किसी की कॉल आ रही है माँ जी, आप रोटी बनाइए, मैं देख कर आती हूँ। काजल फ़ोन के बहाने से काम से बचकर निकल जाती है और जाकर बातों में लग जाती है। हाँ बता मेरी बच्ची, कैसे कॉल कर रही थी? कैसा चल रहा है तेरे ससुराल में, सब खुश है ना? कुछ नहीं, बस यूँ ही बात करने का मन हो रहा था।
काफी वक्त हो गया, आपने तो कॉल तक नहीं की। हाँ, वो मैं घर के कामों में लगी हुई थी। तेरे ससुराल में भी ये खाना बनाने का समय है, तुझे जाकर काम करना चाहिए बेटा। फोन तो तू बाद में भी कर लिया करना है। अभी जाकर खाना बना ले। अरे कोई बात नहीं ना, रोज मैं ही तो करती हूँ, आज मेरी सास कर लेगी तो क्या हुआ। वैसे भी उन्होंने ही मुझे कहा है कि वो बना लेंगी आज का खाना। इतने में ही सरला किचन से काजल को आवाज लगाती है। अरे बहू, अगर बात हो गई हो तो आकर रोटी बनवा ले। अरे जा जा बेटा, तेरी सास बुला रही है, पहले सास का काम सुन ले। हाँ, अरे वो तो बुलाती रहेंगी ना, आप बात करो ना। मैं कह दूंगी कोई जरूरी बात चल रही थी। उनका क्या है, पूरा दिन छोटी छोटी बात पे बहू इधर आ लगा रहता है। ये गलत बात है। मेरी बच्ची, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारी सास है, उनकी बात सुना करो। अब आप ना उनकी साइड ना लो, बात नहीं करनी मत करो, लेकिन उनकी साइड लेकर तो मत बोलो। काजल इसी तरह से कोई ना कोई बहाना करके काम से बच जाया करती थी, जिसकी वजह से उनके बीच तनाव बढ़ने लगा था। बहू, ये बाथरूम में गंदे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, कभी धो भी लिया करो इनको। घर की हालत देखो, लगता ही नहीं इस घर में कोई बहू है। पूरा का भर कूड़ा घर बन गया है, कभी सफाई भी कर दिया करो। ओहो माँ जी, मुझे तो याद ही नहीं रहा। वो दरअसल क्या है ना, मेरे मायके में नौकरी कपड़े धो देते थे, तो मुझे कभी धोना ही नहीं पड़ा। और घर साफ तो है, पता नहीं आपको हर जगह गंदगी दिखाई क्यों देती है। तुझे यहाँ आए कई महीने हो गए और अभी भी तू अपना मायका नहीं भूल पाई। चल जा कपड़े धो और उसके बाद घर की सफाई भी करना। मुझे आज घर बिल्कुल चमकता हुआ चाहिए। काजल मशीन में कपड़े डाल तो देती है, लेकिन फिर 2 दिन तक निकालना ही भूल जाती है। बहू, ए बहू, कहाँ हो काम चोर? सुन भी ले, या तेरे कानों ने भी काम करना बंद कर दिया है। क्या करूं इस लड़की का, कोई कैसे इतना काम चोर हो सकता है। ये क्या तरीका है बुलाने का माँ जी? आप क्या सीधे मुंह से बात नहीं कर सकती हो? नहीं, तू क्या कोई महारानी है जिसके लिए अनाउंसमेंट होगा? ये 2 दिन पहले मशीन में कपड़े डाले थे, अभी तक निकाल नहीं पाई तू। इन कपड़ों के लिए क्या तेरे मायके से नौकर बुलाया है जो अभी तक इनको सूखने नहीं डाला? अरे वो मेरे मायके, एक बार और मायके का नाम लिया तो मायके ही भेज दूंगी। मायके की दुश्मन। हाँ तो भेज ही दो, वहाँ सुकून तो रहेगा कम से कम। बस जुबान चलाना आती है, हाथ चलाना नहीं आता काम के लिए। ये कपड़े निकाल कर सूखने डाल, मुझे भी अपने कपड़े धोने हैं, वरना ये कपड़े तेरे मायके ही भेज दूंगी। काजल गुस्से में वो कपड़े निकाल कर सूखने डाल देती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। शाम में जब विनोद ऑफिस से आता है तो वो उससे भी लड़ने लगती है। दिन भर ऑफिस में रहते हो और घर आकर भी तुम्हें फोन चलाना है। क्या देख रहे हो फोन में? और इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? किसी लड़की से बात कर रहे हो क्या? दिमाग ठीक तो है तुम्हारा? क्या बोले चली जा रही हो? कुछ सोच समझ कर बोला करो, या मुंह में जो आएगा वही बोलोगी। हाँ, मेरा तो दिमाग ही खराब है ना। ठीक तो सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी माँ का है। तुम लोग जो बोलो वह सही होता है, बाकी सब गलत होता है। काजल, माँ के बारे में कुछ मत बोलना, अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम रखो। मैंने कहाँ कुछ कहा, मैं तो यही कह रही थी कि उनका दिमाग सही है और तुम्हारा दिमाग सही है, बाकी पागल मैं हूँ। तुम दोनों जो कहो वो सही है, बाकी सब गलत। एक तो ऑफिस में बॉस की चिक चिक सुनो और घर आकर तुम्हारी सुनो। 1 मिनट का सुकून नहीं है जिंदगी में। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कह दिया था। मेरा बोलना इतना ही खलने लगा है ना, तो मुझे मायके भेज दो, मेरे जीवन में भी थोड़ी शांति हो। हाँ तो तुम्हें कौन रोक रहा है? जाओ ना, कल की जाती अभी चली जाओ। फालतू में दिमाग खराब करेगी। मैं भी थक गया हूँ रोज रोज के झगड़ों से। अच्छा है तुम अपने मायके रहो, मैं भी खुश रह पाऊंगा। काजल यही तो चाहती थी कि विनोद उसे मायके जाने को कह दे। वो फौरन अपना सामान पैक करती है और मायके के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर जब वो अपने भाई भाभी को खुश देखती है तो उसे उनसे जलन होने लगती है और अब वो बिना बात भाई और भाभी की लड़ाई करवाने लगती है। माँ ने मेरी शादी कैसे घर में करा दी है, वहाँ तो सुकून ही नहीं है। एक तो काम करो, ऊपर से फिर सास की बातें सुनो, और पति ऐसा कि उसे अपने ऑफिस से फुर्सत नहीं। और एक यहाँ मेरी भाभी है जो इतने ठाठ से खुशी खुशी रह रही है। किस्मत हो तो मेरी भाभी जैसी। काजल जलन के चलते अपने भाई के कान भरने लगती है। भैया, मुझे ना आपको कुछ बताना है, पर वादा करो आप भाभी को नहीं बताओगे, क्योंकि मैं ना किसी की लड़ाई की वजह नहीं बनना चाहती। हाँ बताओ क्या बात है? भला हमारे बीच में लड़ाई क्यों होगी? साफ साफ बोलो क्या बात है?
मैंने ना आज सुबह भाभी को फ़ोन पर बात करते सुना था। वो किसी से आपकी बुराई कर रही थी। कह रही थी चमन तो मेरी मुट्ठी में है, मैं उससे जो चाहती हूँ वो करवा लेती हूँ। देखो भैया, मेरा काम था आपको बताना। अब आपको जो ठीक लगे करो, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। पर अब मैं रीना की खबर तो ज़रूर लूँगा। ये सुनकर काजल बहुत खुश होती है। वो चाहती थी कि उसके भाई भाभी के बीच में लड़ाई हो जाए और उसकी भाभी अपने मायके चली जाए, पर उसे ये नहीं पता था कि रीना का फ़ोन खराब है। पता नहीं क्यों पर काजल मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रही थी। उसे पता नहीं था कि तुम्हारा फ़ोन खराब है, इसलिए वो कह रही थी तुम फ़ोन पर मेरे बारे में किसी से बुराई कर रही थी। अरे मैं भी आपसे इसी बारे में बात करने वाली थी। वो मुझे भी ना आपके बारे में भड़का रही थी। मुझे लगता है कि ये अपने ससुराल से लड़कर आई है, वरना इतने दिन हो गए ना विनोद का कोई फ़ोन आया ना ये वापस गई। कुछ तो गड़बड़ है। आप ज़रा पता तो करो बात क्या है। तुम सही कह रही हो बहू, हमें काजल को समझाना पड़ेगा। अगर वो अपने ही घर में ऐसा करेगी तो ससुराल में क्या करके आई होगी। रामकली और चमन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे वापस चले जाना चाहिए और अपने ससुराल में एडजस्ट करना चाहिए, पर वो तो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। विनोद उसे बुलाने भी आता है पर वो नहीं जाती और इसलिए वो लोग फिर एक नाटक रचते हैं। अच्छा ही हुआ काजल नहीं गई, अब मेरी बेटी उस घर में कभी भी कदम नहीं रखेगी। क्यों माँ जी, क्या हुआ? विनोद जी ने कुछ कहा क्या आपको? हाँ, क्योंकि तुम्हारे नंदोई दूसरी शादी कर रहा है। अरे वो इतना खराब लड़का निकलेगा, अगर ये पता होता तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे कभी ना करवाती। अरे बाप रे, नंदोई जी तो बड़े तेज निकले। भला एक बार भी उन्होंने काजल के बारे में नहीं सोचा? ये आप क्या बोल रही हो मम्मी? क्या ये सच है? अब सच हो या झूठ हो तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तो अब यहीं रहना है बेटा। वैसे हाँ, ये है तो सच्ची। काजल ये सुनकर बहुत घबरा जाती है। उसे भले ही अपना ससुराल पसंद ना हो, पर विनोद एक बहुत अच्छा लड़का था। वो उससे प्यार भी करता था, इसलिए वो तड़प उठती है और फौरन अपने ससुराल पहुंचती है। कहाँ है वो कलमुही? किससे शादी कर रहे हो तुम? अरे मेरी जिंदगी में कोई भी कलमुही नहीं है, सिर्फ एक गोरे मुंह वाली है जो मेरे सामने खड़ी है। पर मम्मी तो बता रही थी कि वो एक नाटक था, तुम्हें ये समझाने के लिए कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बस गुस्से में कुछ सोच समझ नहीं पा रही हो। काजल ये सुनकर रोने लगती है और फिर सल्ला से भी माफ़ी मांगती है। माँ जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ अब से मैं एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी और आलस पूरी तरह त्याग दूँगी। कोई बात नहीं बहू, मैं समझती हूँ कि इतने सालों की बनी आदत 2 दिन में नहीं जाती। तू भी कोशिश कर, मैं भी कोशिश करूँगी। ये सुनकर वो सरला के गले लग जाती है और फिर उस दिन से वो लोग खुशी खुशी रहते हैं। निर्मला जी की 2 बहुएं थी। बड़ी बहू थी सुरभि और छोटी बहू थी अनन्या। बड़े बेटे का नाम था सुमित और छोटे बेटे का नाम था देवेश। वैसे तो निर्मला जी के घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन बड़े बेटे देवेश की शादी को 7 साल हो चुके थे और छोटे बेटे सुमित की शादी को 5 साल। एक तरफ जहां अनन्या और सुमित के 2-2 बच्चे थे, वहीं दूसरी तरफ सुरभि और अमित की शादी के 7 साल पूरा होने के बाद भी एक भी बच्चा नहीं था। इसकी वजह से अनन्या की जिठानी यानी कि घर की बड़ी बहू अक्सर बहुत उदास रहा करती थी। एक दिन शाम के वक्त जब सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे, निर्मला जी बहुत उदास हो गई। अनन्या के बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है। काश सुरभि की भी गोद भर जाती तो इस घर की खुशियां लौट आती। कोई बात नहीं मम्मी जी, देखना एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि सुरभि भाभी को भी एक नहीं 2-3 बच्चे होंगे। कैसी बात करती हो अनन्या, बंजर जमीन पर भी कभी हरी फसल उगती है क्या? अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि सुरभि के अंदर ही कोई परेशानी है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप ठीक कहती हैं मम्मी। सुरभि के शरीर की परेशानी की वजह से मैं जिंदगी में कभी बाप बनने का सुख नहीं भोग पाऊंगा। ऐसा क्यों कहते हैं जेठ जी? हमारे दोनों बच्चे भी तो आपके बच्चों के जैसे ही है ना। अनन्या ठीक कह रही है भैया, आप बबलू और पिंकी को भी तो प्यार कर सकते हैं, वो भी तो आपके बच्चों की तरह ही है। देखो देवेश, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। बबलू और पिंकी भी मेरे ही बच्चों की तरह है। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी हर इंसान का सपना होता है कि अपनी खुद की औलाद पैदा हो, और बस
मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए सुमित, मेरी वजह से आप कभी बाप नहीं बन पाएंगे। माफी मांगने से क्या होता है बहू, अब जो हो गया वो तो हो गया। लेकिन मम्मी जी, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। हाँ, गलती तो हमारी किस्मत की है। सुरभि की जगह कोई और लड़की बहू बनकर आई होती तो शायद इस घर में 2 की जगह 4-5 बच्चे खेल रहे होते। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। हाँ, वैसे भैया और मम्मी की बात तो ठीक है। भाभी के शरीर में प्रॉब्लम की वजह से बेचारे भैया भी कभी बाप नहीं बन पाएंगे। सब लोगों की बात सुनकर सुरभि उदास हो जाती है और अपनी जगह से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अनन्या समझ गई थी कि सुरभि को सबकी बातें अच्छी नहीं लगी। वो पीछे पीछे सुरभि के पास जाती है, कमरे के अंदर। क्या भाभी, खाना बीच में छोड़कर आने की क्या जरूरत थी? तुमने सुना नहीं अनन्या, बच्चा ना होने के पीछे सबको लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अब तुम्हें बताओ, मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। अगर पता होता तो मैं शायद कभी शादी नहीं करती। ऐसा नहीं कहते भाभी, कुछ चीजें भगवान के हाथों में होती है, हमारे हाथ में नहीं। और मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हुए देखे हैं जहां डॉक्टर ने ना कहा हो, लेकिन उसकी बाद में भी औरतें मां बन जाती है। कैसी बात कर रही हो? मेरी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मेरा मां बनना पॉसिबल नहीं है। मुझे झूठी उम्मीद मत दिखाओ। लेकिन भाभी, 7 साल हो गए आपकी शादी को। आप अपनी बच्ची को जन्म ना दे सके तो कोई बात नहीं, आप एक बच्चा गोद भी तो ले सकती है ना। इस बात के लिए मम्मी जी और सुमित कभी तैयार नहीं होंगे। ठीक है, कल सुबह मैं सबसे इस बारे में बात करके देखती हूँ। अगली सुबह चाय के वक्त अनन्या सबसे बात करती है। सुरभि भाभी की कोई औलाद नहीं है तो कोई बात नहीं, वो एक बच्चा गोद भी तो लेकर आ सकती है ना। अरे, किसी और का खून इस घर में लाने की क्या जरूरत है? और अगर ऐसा ही करना है तो अपने बबलू पिंकी है ना, उनको भी तो अपना बच्चा मान सकती है। उन्हें तो वैसे ही अपना बच्चा मानती है मम्मी जी, लेकिन उनकी खुद की अपने बच्चे की चाह तो तभी पूरी हो सकती है अगर जेठ जी और सुरभि भाभी एक बच्चा गोद लेकर आ जाए। ये तुम कैसी बात कर रही हो अनन्या? मैं भला किसी और के बच्चों को क्यों पालूंगा? अनन्या, कुछ तो सोच समझ कर बोलो। बच्चे को गोद लेकर आने का मतलब समझती हो? हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। जाने किसकी औलाद और किसका बच्चा ऐसे उठाकर अपने घर ले आओ और फिर उसे अपना नाम दे दो। ये सब मुझे तो ठीक नहीं लगता। लेकिन मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। अच्छा, तो फिर क्या लगता है तुम्हें? जरा हमें ठीक से समझाओ तो सही। क्या हो जाएगा बच्चा गोद लेकर आने से? हमारे घर में बच्चों की कमी तो है नहीं। तुम्हारे भी 2-2 बच्चे हैं। अगर ऐसे ही बच्चे खिलाने हैं तो उनको खिला लेंगे। अरे, किसी और का बच्चा इस घर में लाने की क्या जरूरत है? ठीक है मम्मी जी, मैं आपको साफ साफ बताती हूँ कि क्या हो सकता है। मेरी एक सहेली थी, उसका भी कोई बच्चा नहीं था। शादी के 4 साल बाद तक ऐसे ही परेशान होती रही और फिर अचानक एक दिन एक बच्चा गोद लेकर आ गई। आप माने न माने, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर उसका अपना खुद का बच्चा भी पैदा हो गया। अनन्या, तुम्हारी बेकार की बातों पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। अरे, जब डॉक्टर कह चुका है कि सुरभि को कभी बच्चा नहीं हो सकता, तो किसी और के बच्चे को गोद लेकर आने से अचानक उसको औलाद हो जाएगी। ये क्या बात हुई अनन्या? ठीक है जेठ जी, अगर ये बात नहीं भी हुई तो कम से कम जो बच्चा आप गोद लेकर आएंगे उसी को अपना बच्चा मानकर पाल लीजिएगा। मुझे तो ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहे वैसे कर ले। मैं तो नहीं चाहती कि हम किसी बच्चे को अपने घर में लेकर आए, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं तो ठीक है, जाओ ले आओ एक बच्चा गोद। निर्मला जी की परमिशन मिलते ही सुरभि और सुमित एक बच्चा गोद लेकर आ जाते हैं। धीरे धीरे सुमित को उस बच्चे से बहुत प्यार हो जाता है और उसे अपने सगे बच्चे की तरह पालने लगता है। बच्चा 6 महीने का हो चुका था और एक दिन सुबह के वक्त, पता नहीं सुमित, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही। कुछ अजीब सा लग रहा है, कमज़ोरी महसूस होती है, सारा दिन थकान लगती है। हो सकता है तुम इस बच्चे का काम करती हो ना, पूरा दिन इसे संभालती हो, इसलिए थक जाती होगी। सुरभि अपनी परेशानी लेकर अनन्या के पास जाती है। अरे भाभी, आप लाइए, बेबी को मेरी गोद में दे दीजिए, मैं खिला लेती हूँ। वैसे आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तबीयत खराब है क्या? पता नहीं अनन्या,
कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे सारा दिन चक्कर आते रहते हैं, थकान होती रहती है। क्या बात है भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई खुशखबरी है? कैसी बात करती हो? तुम जानती हो ना ऐसा नहीं हो सकता। क्या पता भाभी, ये छोटा सा बच्चा आपकी जिंदगी में नई खुशियाँ लेकर आया हो। चलिए ना, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अनन्या सुरभि को डॉक्टर के पास लेकर जाती है चेकअप करने के बाद। बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या बात है? क्या सुरभि भाभी प्रेग्नेंट है? नहीं, चेकअप करके तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे लगता है कि कमजोरी की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। मैं कुछ ताकत की दवाइयाँ देती हूँ, आप खा लेना। घर आने के बाद, क्या हुआ अनन्या, तू तो बड़ी बड़ी बातें बना रही थी। सुरभि जरूर प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्या कहा डॉक्टर ने? मम्मी जी, डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी जैसी तो कोई बात नहीं है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, बंजर जमीन पर कभी खेती नहीं होती। सुरभि कभी माँ नहीं बन सकती और इस बात को हमें मान लेना होगा। हाँ मम्मी जी, आप ठीक कहती हैं। वैसे अनन्या ने मेरे लिए बहुत कोशिश की, लेकिन माँ बनना मेरी किस्मत में ही नहीं है। 10 दिन के बाद सुरभि अचानक से चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। जल्दी से आइए, देखिए इसे क्या हुआ है, वो बेहोश हो गई है। सारा दिन इस बच्चे की सेवा में लगी रहती है, अपना तो होश ही नहीं है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मेरी एक जान पहचान का डॉक्टर है, मैं उसे घर पर बुला लेता हूँ। भाभी की हालत देखकर लगता नहीं कि हॉस्पिटल जाना पॉसिबल हो पाएगा। थोड़ी देर के बाद देवेश का एक पहचान वाला डॉक्टर उनके घर आता है। ये क्या, कैसे हुआ? ये तो प्रेग्नेंट है। अरे डॉक्टर साहब, क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हैं? वह कभी भी माँ नहीं बन सकती। मुझे लगता है कोई और परेशानी होगी, जरा अच्छे से चेक करके बताइए। थोड़ी देर के बाद, ये तो कमाल हो गया। आप तो कह रहे थे कि आपकी बहू माँ नहीं बन सकती, लेकिन वो तो पूरे 2 महीने प्रेग्नेंट है और भगवान की दया से उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी ठीक है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब मैं जो सोचती थी वो सही निकला। इस छोटी बेबी के आने की वजह से सुरभि भाभी माँ बन गई। अरे डॉक्टर साहब, ठीक से चेक करिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। मैंने बिल्कुल ठीक से चेक किया है निर्मला जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है। मिठाइयाँ बांटिए, मिठाइयाँ। अनन्या, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम में से किसी ने भी तुम्हारी बात नहीं मानी और कभी सुरभि और तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन आज तुम्हारे विश्वास की वजह से ही असल में मैं अपने खुद के बच्चे का बाप बन पाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ। वो सब कहने की जरूरत नहीं है जेठ जी, बस आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप अपने इस गोद लाए हुए छोटे बच्चे को भी हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार करेंगे और दोनों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। सुमित, क्यों? हम सब इस बच्चे को हमेशा अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करेंगे। अरे इसी की वजह से तो खुशियां हमारे घर में लौट कर आई हैं। कृतिका ने बहुत लड़ झगड़ कर अपने पति विनोद से काजू मंगवाए थे। इतनी लड़ाई होने के बाद भी विनोद सिर्फ 100 ग्राम ही काजू लेकर आया था। इतने कम काजू देखकर कृतिका को बड़ा गुस्सा आता है। तुम्हें शर्म नहीं आई दुकान वाले से 100 ग्राम काजू खरीदते हुए? मैंने तुमसे काजू लाने को कहा था, लेकिन तुम इतने कम काजू लेकर आ जाओगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब काजू लेने में कैसी शर्म? और काजू का रेट पता है, आसमान छू रहा है। लोग तो 50 ग्राम खरीदते हैं, मैंने तो फिर भी तुम्हारे लिए 100 ग्राम खरीद लिया। धन्यवाद मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करने के लिए। 100 ग्राम काजू देखकर कृतिका का मुंह बन जाता है और उसे गुस्सा भी बहुत आता है, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। कृतिका किचन में काजू रखकर आ जाती है। अगली सुबह जब कृतिका उठती है और किचन में काजू लेने जाती है तो वो देखती है कि काजू का डिब्बा पूरी तरह से खाली है। खाली काजू का डिब्बा देखकर कृतिका की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मेरे काजू कहाँ चले गए? रात को मैंने इसी डब्बे में तो रखा था। कृतिका को समझ में नहीं आता कि रातों रात आखिर सारे काजू कहाँ चले गए। वो पूरे रसोई में अपने काजू ढूंढने लगती है। तभी वहाँ हाथों में कुछ काजू के दाने लिए उसकी सास आती है और अपनी सास के हाथ में काजू को देखकर वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपके हाथों में काजू कहाँ से आया? अरे कहाँ से क्या आया, घर में था। सुबह जब किचन में आई चाय बनाने के लिए तो मैंने घर में कुछ काजू देखे, ये थोड़े से बचे हुए थे, सोचा खा लूं वरना खराब हो जाएंगे, पता नहीं कब के रखे हुए होंगे।
माँ जी, आप इतनी बड़ी नहीं है, और वैसे भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है इन काजू के लिए, और तब जाकर 100 ग्राम काजू आते हैं घर में। और ये काजू मेरे थे, कल ही लेकर आए थे विनोद जी मेरे लिए, और आज अपने सारे हजम कर दिए। बहू, तू 100 ग्राम काजू के लिए मुझसे लड़ाई कर रही है? क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिया है? और भूल मत, यह काजू तुझे मेरे बेटे ने दिए थे, तू अपने मायके से लेकर नहीं आई थी। अच्छा, तो आप ये काजू इसलिए खा गई क्योंकि ये काजू आपका बेटा लेकर आया था, और मेरे मायके वालों ने दिए होते तो आप इन काजू को हाथ भी नहीं लगाती, है ना? हाँ हाँ, नहीं लगाती। अरे 2 काजू क्या खा लिए, तू तो अपने संस्कार ही भूल गई। जबकि ये काजू मेरा बेटा लेकर आया था। इन काजू पर जितना तेरा हक है उतना ही हक मेरा भी है। इतना बोलकर आरती वहाँ से चली जाती है। पर कृतिका को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि कई दिनों तक लड़ाई करने के बाद विनोद उसके लिए 100 ग्राम काजू ले आया था, और इन काजू में से बेचारी कृतिका ने काजू का एक दाना भी नहीं खाया था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कृतिका अपने मायके आती है। अरे मेरी फूल सी बच्ची, कैसी है तू बेटा? ससुराल में इतनी कमज़ोर हो गई, तेरे सास ससुर तुझे कुछ खाने को नहीं देते क्या? उनसे कुछ बची तब ना मुझे मिले। 1 महीने तक मैंने विनोद जी से लड़ाई करी, तब जाकर वो मेरे लिए सिर्फ 100 ग्राम काजू लेकर आए, और वो भी सारे उनकी माँ खा गई। माँ, इस बार जब मैं ससुराल जाऊंगी ना, तो मुझे तुम विदाई में सिर्फ काजू भर के देना। ये भगवान, कैसे ससुराल वाले हैं, मेरी बेटी को काजू के लिए तरसा दिया। यहाँ तो मेरी बेटी का एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि काजू ना खाए। चिंता ना कर बेटा, जब तू अपने ससुराल जाएगी तो मैं तेरे लिए बहुत सारे काजू पैक कर दूंगी। अब तो मैं अपने मायके से काजू लेकर जाऊंगी, और तब देखती हूँ कैसे खाती हैं माँ जी मेरे काजू। अगर उन्होंने मेरे मायके का काजू खाया ना, तब उन्हें उन्हीं की बात याद दिलाऊंगी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, और कृतिका अपने मायके से इस बार बहुत सारे काजू लेकर आती है। किचन में काजू का डिब्बा सबके सामने रख देती है। जब आरती की नज़र काजू पर पड़ती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, और वो थोड़े काजू निकाल लेती है। पर तभी वहाँ कृतिका आ जाती है और अपनी सास के हाथों से काजू लेकर कहती है, माँ जी, ये काजू आपका बेटा लेकर नहीं आया, ये काजू मेरे मायके के हैं, इन पर सिर्फ मेरा हक है, और ये काजू मेरी माँ ने सिर्फ मेरे लिए दिए है। याद है ना आपको? क्या कहा था आपने? हाँ, अरे मुझे याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। मैं तो बस देख रही थी कि तेरी माँ ने कैसे काजू भेजे हैं। मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है, मेरी माँ ने अच्छी ही काजू दिए होंगे, आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृतिका बड़ी अकड़ में उन काजू को अपने साथ ले जाती है। अपनी बहू की अकड़ देखकर आरती को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपनी बात से पलट भी तो नहीं सकती थी। अब समय यूं ही बीतता है और काजू अपने आप खत्म होने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन मैं अपने मायके से 2 डिब्बे काजू लेकर आई थी। मुझे आए अभी अपने मायके से 1 महीना नहीं हुआ, और मेरा एक काजू का डिब्बा तो ख़त्म भी हो गया। जबकि मैं तो इतने काजू खा भी नहीं रही, फिर भी मेरे काजू कहाँ जा रहे हैं? कहीं मेरे सारे काजू। कृतिका का शक अपनी सास पर जाता है, और इसलिए कृतिका अपनी सास को रंगे हाथ पकड़ने की सोचती है। वो हर समय अपनी सास पर नज़र रखती, पर एक बार भी उसने अपनी सास को काजू खाते हुए नहीं देखा। फिर भी उसके काजू तो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे। कृतिका को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके मायके से लाए हुए काजू जा कहाँ रहे थे। मैं 2 दिन से माँ जी पर नज़र रख रही हूँ, पर इन 2 दिन में एक बार भी माँ जी ने मेरे काजू की तरफ देखा भी नहीं। फिर कौन है जो मेरे काजू खा रहा है? कृतिका अपने मायके के काजू को लेकर बड़ी परेशान थी। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं, और एक दिन जब विनोद घर में होता है तो कृतिका घर के सारे काम खत्म करके अचानक से अपने कमरे में जाती है और देखती है कि उसका पति टिफ़िन में भरकर काजू खा रहा है। अपने पति को काजू खाता देख कृतिका अपने पति से लड़ाई करने लगती है। तो तुम हो काजू चोर, मैंने तुमसे काजू मंगवाया तो तुम मेरे लिए 100 ग्राम काजू लेकर आए, और जब मैं अपने मायके से काजू लेकर आई तो तुम टिफिन में भर भर के खा रहे हो। अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही एक बार में 500 ग्राम काजू खाते हुए? अरे इसमें शर्म कैसी? अगर ये काजू तुम्हारे मायके के हैं तो क्या मेरे ससुराल के नहीं है? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे मायके के काजू तुम नहीं खाओगे, और अब तक तुमने जितने भी काजू खत्म किए हैं ना, वो सब मुझे चाहिए। अरे यार, कैसी पत्नी हो तुम, इतने से काजू के लिए अपने पति से लड़ रही हो? हाँ, क्योंकि ये काजू मुझे तुम या तुम्हारी माँ लाकर नहीं देते।
मैं अपने मायके से लेकर आई थी ये काजू, वो भी अपने लिए, जिसे तुम अकेले चट कर गए। तुम जानते भी हो मैंने माँ जी पर शक किया था, पर वो तो निर्दोष निकली। इसलिए अब जब तक तुम मेरे लिए काजू लेकर नहीं आओगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या? इन काजू के लिए तुमने मेरी माँ पर शक किया? हाँ किया, क्योंकि तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह है, मुझे काजू लाकर नहीं देती और फिर मेरे काजू छुप कर खा जाती हैं। पर इस बार उन्होंने मेरे मायके के काजू नहीं खाए क्योंकि हमारी लड़ाई हो गई थी, पर तुम खा गए, इसलिए मुझे मेरे काजू चाहिए। अरे तुम्हारे मायके वाले बहुत अमीर है, इस बार जब दोबारा मायके जाओ तो 4 डब्बे काजू लेकर आना। बेशर्म आदमी, वो काजू मैं अपने मायके से लेकर आई थी, वो भी मांग कर। मैं तुम्हें तब तक माफ नहीं करूंगी जब तक तुम मेरे काजू लेकर नहीं आओगे। कृतिका के मायके के सारे काजू उसका पति खा चुका था, इसलिए कृतिका विनोद से बहुत लड़ाई करती है और जब तक विनोद उसे काजू लाकर नहीं दे देता वो उसे माफ नहीं करती। राकेश की शादी कहीं नहीं हो रही थी और उसकी वजह थी उसके सर पर कम बाल का होना। कोई लड़की से हाँ नहीं करती है, न जाने क्यों इसके सर पर इतने कम बाल क्यों है। अरे माँ, मैं तो कहता हूँ नकली बाल लगा लेता हूँ, क्या कहती हो? तभी पड़ोसन आ जाती है। अरे राकेश की माँ क्यों परेशान हो रही हैं? मैं हूँ ना, मैं लेकर आई हूँ रिश्ता राकेश का। लड़की देखने चलना है शाम को, ठीक है? कहाँ काकी, कहाँ जाना है? चिंता ना करो, इस बार तो तेरा ब्याह करके ही दम लूंगी मैं। अरे चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, हर किसी को हीरो चाहिए। अब हम ठहरे कम बाल वाले, थोड़े से टकले। खैर कोई ना, माँ देख लेना लड़की तुम। क्यों राकेश, तू नहीं चलेगा? नहीं काकी, शाम को एक मीटिंग है तो वहाँ जाना ज़रूरी है। सारी बात हो जाती है। माँ और काकी शाम को लड़की देखने जाते हैं, लेकिन ये क्या, लड़की तो थोड़ी सी मोटी है। ये रही मेरे राकेश की फोटो। ये बोलकर वो लड़की की ओर देखती है। चेहरा तो प्यारा लगता है लेकिन शरीर, पर माँ कुछ नहीं बोलती। वो जानती है कि पिछले कई रिश्ते राकेश के कम बाल की वजह से नहीं बन पा रहे थे। लड़की की माँ फोटो देखती है, उसे शायद लड़का कम पसंद आता है, वो पिता को फोटो दे देती है। अरे मुझे क्यों दे रही हो, शादी कविता को करनी है, वो देखे उसे कैसा लग रहा है लड़का। कविता फोटो देखती है, मुस्कुराती है और फिर राकेश की माँ को दे देती है। मैं आपको ठीक लगी आंटी? आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं पूछना। बाकी राकेश के बारे में तुम कुछ जानना चाहती हो तो? नहीं, मुझे माँ ने और काकी ने सारी बात बता दी है, मुझे रिश्ता पसंद है। राकेश की माँ को भी कविता की बातें अच्छी लगती है और वो वहीं शगुन देकर कविता की फ़ोटो लेकर घर आ जाती है। रात को राकेश के घर लौटने पर, ये कविता है, देख ले, बहुत गुणी लड़की है, बता कैसी लग रही है तुझे? वो तो छोड़ो, उसने हाँ की कि नहीं? वैसे माँ, मुझे ना शादी की कोई जल्दी नहीं है, मैं तो सिंगल भी ठीक हूँ। हाँ हाँ पता है, लेकिन बेटा कल को मैं मर गई तो तेरे बारे में परेशान होकर भूत बनकर घूमूंगी। कम से कम एक जीवन साथी, 2 बच्चे हो जाए, तेरा परिवार बन जाए, और कुछ नहीं चाहिए। खैर माँ की खातिर ही सही राकेश की शादी कविता से हो जाती है। शादी के बाद, ये क्या देख लिया लड़की में, कितनी मोटी है। और क्या, भाभी राकेश के तो बाल ही कम थे, ये मोटी को लाने की क्या जरूरत थी? ऐसा लग रहा है राकेश की बीवी कम माँ ज्यादा है। अब क्या करते हैं, पता है 2 साल से रिश्ता देख रही हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब तो यही बहू है हमारी। तभी कविता आ जाती है, हाथ में चाय की ट्रे लेकर। अरे बुआ जी है ना आप राकेश की? कल राकेश बता रहे थे आपके बारे में, सुना पढ़ाई का बड़ा शौक था आपको, फिर क्या हुआ जो आपने पढ़ाई पूरी नहीं की? हाँ बहू, शौक तो बहुत था, पता है मेरा नाम तो जिले के अखबार में आया था। हाँ बुआ जी, राकेश बता रहे थे कि उनकी पढ़ने लिखने की आदत आपसे ही है, फिर पढ़ाई क्यों पूरी नहीं की बुआ जी? बुआ जी कविता की बातों से इतनी प्रभावित थी कि वो अब सारा दिन कविता से ही बातें करती। वो ना होती तो उसे ढूंढती, उसके साथ खाना पीना सब कुछ। और ये सासू माँ देख रही थी। कविता ने तो रमा पर जादू ही कर दिया है।
देखो तो कैसे उसके साथ ही रहती है। कहाँ तो कहती थी कि कैसी बहू ले आए। वही अब जो भी घर आता कविता को बहुत पसंद करता। चाची, कविता भाभी कहाँ है? मुझे उनसे मेकअप करवाना है। कविता, आ गई तुम्हारी एक और फैन। कविता कपड़े भी ऐसे पहनती कि उस पर खूब जंचते। एक रोज चाची की बहू, क्या बात है कविता, तुम इतनी ही मोटी हो, फिर भी कपड़े हमसे ज्यादा तुम पर जचते हैं, कैसे? घर के सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कविता क्या बोलेगी। वो क्या है ना सीमा, मोटापा तो बचपन से ही हावी रहा है मुझ पर, लेकिन मैंने भी सोच रखा था कि इसे खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। मैं तो वही पहनती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। वो क्या है ना, कॉन्फिडेंस से जो कुछ पहनो सब अच्छा लगेगा। चाची सास को कविता का बेफिक्र, मस्त मौला और खुश रहने वाला नेचर कतई पसंद नहीं था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मोटी तो मोटी होती है ना। तभी राकेश बोल पड़ता है, मोटी लेकिन फिर भी चाची, मेरी कविता के सामने सब फेल है। वैसे खाना भी बहुत अच्छा बनाती है मेरी कविता। हाँ, तभी तो देखो कैसी फूली जा रही हूँ मैं। वैसे सीमा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? कुछ दिन अपनी बहू के साथ यहीं आ जाओ। वो कपड़े पहनना सीख जाएगी और तुम खाना बनाना। मेरी कविता सब सिखा देगी। कविता बहुत खुश रहती है। वो घर में ना किसी से लड़ती, ना कोई कलेश। घर के लोग भी उससे खुश रहते, जिसे देखकर रिश्तेदारों को आग लगी रहती है। राकेश की चाची और ताई एक दिन, ये कविता खुद को कुछ ज्यादा ही समझती है, हीरोइन मानती है अपने आप को, मोटी भैंस कहीं की। अरे हमारी बहू के सामने कहीं टिकती नहीं है, लेकिन फिर भी न जाने क्या बात है, सबकी पसंद वही है। अरे हमारी ननद विमला को नहीं देखा कैसे कविता कविता करती रहती है? सारा मोहल्ला भी कविता का दीवाना है। अरे है क्या वो? तभी चाची की बहू आ जाती है। है क्या? सारी की सारी शरीर में चर्बी भरी है, मोटी सी। अरे साड़ी पहनती है तो देखा कैसे मांस लटकता रहता है। तू तो चुप ही कर, तुझे कोई नहीं देखता है, जितना सच कर खड़ी हो जा। उसे देखते ही लोग कैसे पागल हो जाते हैं, हंसती मुस्कुराती रहती है। देखो दीदी, हमारी बहू को कुछ ना बोलो। यहाँ हम कविता को सबक सिखाने के लिए बैठे हैं, ना कि मेरी मिस वर्ल्ड जैसी बहू का मजाक बनाने। हैं? अरे हाँ, पर कैसे? वो मामा जी की बेटी की शादी आ रही है ना, सारा परिवार रहेगा। वहाँ उसका ऐसा मजाक बनाएंगी कि रोते रोते सही हो जाएगी। क्यों, क्या कहती हो? सभी हाँ कर लेते हैं कि कविता का कॉन्फिडेंस खत्म करके ही रहेंगे। खैर, शादी का दिन भी आ जाता है। कविता और उसका पति सेम रंग की साड़ी और ड्रेस में शादी में पहुंचते हैं। साथ में होती है सास। बहू, जा जाकर मेरे लिए आइसक्रीम लिया। कविता चली जाती है, लेकिन ये क्या, प्लान के मुताबिक वहाँ ताई और चाची खड़ी होती हैं। साथ में खड़े होते हैं रिश्तेदारी के बहुत सारे लोग। अरे कविता, कितना खाएगी? आते ही आइसक्रीम पर टूट पड़ी। सभी हंसने लगते हैं कि तभी ताई बोलती है, खा खा कर मोटी हो रही है, लेकिन खाना नहीं छोड़ सकती। अरे सब लोग जल्दी से खाना खा लो, कहीं कविता सारा खाना खत्म ना कर दे। फिर एक बार कविता की बेइज्जती में सब हंसने लगते हैं। कविता पहले तो सबको हंसता देखती है। चाची और ताई को लगता है कि बस उनका काम तो बन गया। कविता को बेइज्जती फील हो रही है और वो अब कभी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाएगी कि तभी कविता वो भी जोर जोर से हंसने लगती है। सही बोल रहे हैं चाची। वो क्या है ना, बचपन से ही मैं जहाँ जाती हूँ मैं ही लोगों को पहले से बोल देती हूँ, भैया खाना खा लो। नहीं तो मैं खा लूंगी सारा खाना। तभी मामी आ जाती है, जिनकी बेटी की शादी होती है। अरे कविता, खा ले, तेरे लिए तो मैं और बनवा दूं। भाई सच्ची क्या लड़की है कविता। सारी शादी की तैयारी इस लड़की ने अकेले ही करवाई है। अरे ये लड़की ऐसी है कि क्या कहे, मोटापा ही इसकी खूबसूरती है, वरना सूखी सूखी लड़कियां कहाँ भाती है। इतने फूले फूले गाल, प्यारी सी हंसी। कविता जैसी बहू तो किसी की नहीं आई है। तभी कविता की सास और पति भी आ जाते हैं। कविता उन लोगों को देखती है। मेरी कविता लाखों में एक है। लोगों के पास सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी रोते रहते हैं।
कोई बहू से परेशान तो कोई उसकी शक्ल से, लेकिन मेरी बहू ने तो घर को स्वर्ग बना दिया। इसकी हंसी और खिलखिलाहट से मेरा घर रोशन रहता है। सही कहा माँ, वरना क्या करना है पतली गोरी लंबी को घर लाकर जो घर पर रोज क्लेश करे। क्यों चाची, वैसे आपके घर से आपकी और आपकी बहू के लड़ने की आवाजें रोज आती है। कम से कम कविता को तो ये सब शौक नहीं है। सभी कविता बहू के लिए ताली बजा रहे थे और कविता सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद करती है। तो देखा दोस्तों, आप दिखने में कैसी भी क्यों ना हो, आपकी पहचान आपके नेचर से होगी, ना कि शक्लों सूरत से। तो ससुराल में खुशियाँ लाएंगी, सबको खुश रखेंगी, तो खुशियाँ अपने आप आपके पास आएंगी। बहू यूं ही लक्ष्मी नहीं कहलाती, और लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ बहू खुश रहती है और सबको खुश रखती है।